साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज बात कर रहे हैं लोन डिफॉल्ट में कैटेगरी की। कैटेगरी लोन डिफॉल्टर्स की अलग अलग तरह की होती है। एक वो होते हैं जो सैलरीड पर्सन होते हैं, महीना होते ही हर महीने की निश्चित तारीख को उनकी बैंक खाते में पैसा आ जाता है। अब वो सैलरीड पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब वाले भी हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब वाले हो सकते हैं, एमएनसी आईटी जॉब वगैरह वगैरह। एक कैटेगरी है बिजनेसमैन की, जिनके अकाउंट में पैसे रन होते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन जब लोन डिफॉल्ट होता है ना, लोन डिफॉल्ट होने पर सबसे बड़ी बात जो सुनने मिलती है और जो रिकवरी एजेंट कहते हैं, रिकवरी एजेंट के साथ साथ नोटिसेस भी आते हैं और नोटिसेस में लिखा होता है कि आपके बैंक खाते को लीन कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी अटैच कर दी जाएगी। और हम भली बात ही जानते हैं कि आर्बिट्रेशन की एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए एनबीएफसी कंपनियां और कुछ आर्बिट्रेटर मिलके फर्जी तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाएं करते हैं और फर्जी तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 इंट्रीम अवार्ड को बैंक को भेजकर या आपके कार्यस्थल जहां आप नियोजन में हैं उनको भेजकर आपके सैलरी को अटैच कराने की बात करते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो किन्हीं विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, वो चाहे राजकीय सेवा में हो या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या हो बिजनेसमैन। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने और ये कहूंगा कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लें। एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय के साथ ये जानना भी जरूरी है कि मात्र किसी को फोन कर देने से या प्रायर नोटिस का फॉर्मेट लेकर प्रायर नोटिस भेज देने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक आपका लीगल एक्सपर्ट आपके कितने लोन है, कितनी ईएमआई है, कितनी ईएमआई आप पे कर चुके हैं, क्या सिक्योरिटी में आपने चेक दे रखे हैं, क्या आपके अकाउंट में ईसीएस लगा हुआ है, क्या आपको कोई नोटिस आ चुका है, क्या आप बिजनेसमैन हैं, क्या आप जॉब में हैं, क्या आप सरकारी सेवा में हैं और इसके साथ क्या आपके सिक्योर्ड लोन भी है, आपका ईसीएस कौन से बैंक अकाउंट में हिट होता है, आपके और कहां कहां सेविंग अकाउंट है, कितने क्रेडिट कार्ड है, कितने क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे बिना या उनको जाने बिना यदि कोई लीगल एक्सपर्ट की राय आप ले रहे हैं तो यकीन मानिए आप स्वयं को और गर्त में डाल रहे हैं। हम हमारे अनुभवों की बात करें कि चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे उस पर 4 लोन हो, 6 लोन हो या 10 लोन हो, जब तक हम हमारे अकॉर्डिंग उसकी पूरी जानकारी नहीं देख लेते हैं, हम उसको सिंगल 1% भी गाइड करना हम बेईमानी समझते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पहले से फंसा व्यक्ति जब तक उसकी संपूर्ण कुंडली फाइनेंशियल स्टेटस हमारे सामने नहीं हो, किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। वैसे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ढेरों वीडियो पोस्ट है जहां लोन डिफॉल्ट से संबंधित ढेरों जानकारी या कई यूनिक इंफॉर्मेशन जो किसी भी चैनल पर अवेलेबल नहीं है, वो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। इसके बाद भी यदि आप लीगल सपोर्ट के लिए बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वहां पर केवल लीगल सपोर्ट लिखकर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब चलते हैं आगे की बात पर। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन यदि आप इसको देख लेंगे ना तो आज के बाद सैलरी अटैच, अकाउंट लीन, अकाउंट डेबिट फ्रीज,
आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 पर अकाउंट होल्ड, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आज आपके तमाम सवालों का जवाब जो आपके मन में छिपे हैं और किसी यूट्यूब चैनल पर जिसके जवाब आपको नहीं मिले, वो मिलेंगे आज। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं और इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको आकर ये धमकाता है कि मैं तुम्हारी सैलरी अटैच करा दूंगा, तो उसे प्रणाम कहिए और कहिए हे वत्स, अपना कार्यक्रम पूरा करें। क्योंकि किसी रिकवरी एजेंट के हाथ में आपका अकाउंट लीन करना, आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज करना, आपके अकाउंट को होल्ड करना या आपकी सैलरी अटैच कराना किसी रिकवरी एजेंट के हाथ में बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये सुन लीजिए। दूसरा, यदि आपको कोई ऐसा नोटिस आता है जिस नोटिस के अंदर सेक्शन 25 की कार्रवाई भी लिखी हो, 138 की कार्रवाई भी लिखी हो, आर्बिट्रेशन भी करेंगे ये भी लिखा हो, BNS 316 318 की कार्रवाई करेंगे ये भी लिखा हो, आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात लिखी हो वो भी लिखी हो, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे, सैलरी अटैच कराएंगे, बैंक अकाउंट होल्ड, लीन, डेबिट फ्रीज वगैरह वगैरह कराएंगे, अगर ऐसा कोई नोटिस आता है ना, तो ये मान के चलना कि उस नोटिस पर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, मुझे कई साथी HDFC बैंक का एक नोटिस भेजते हैं और उसमें लिखा है कि आपके अकाउंट को लीन कर दिया जाएगा, और लोग मुझे पूछते हैं कि सर इस नोटिस का क्या जवाब देना है। तो ध्यान रखिए, आपका यदि किसी बैंक में सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है और उसी बैंक में आपका कोई सैलरी अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट है, कोई सेविंग अकाउंट है, तो मैं कह दूं आपको कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, बिना किसी आर्बिट्रेशन अवार्ड के आपके अकाउंट को डायरेक्टली होल्ड, लीन किया जा सकता है उस अमाउंट तक जितना अमाउंट वो कंपनी मांग रही है। मान लीजिए आपका 55,000 की आउटस्टैंडिंग है और आपका SBI का क्रेडिट कार्ड है या लोन है या कुछ भी है। अब 55,000 की आपकी आउटस्टैंडिंग है, उन्होंने 55,000 का लीन लगा दिया, यानी कि आपके अकाउंट में कोई व्यक्ति यदि 57,000 जमा कराएगा तो फिर 2,000 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हैं और बाकी का अमाउंट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि जब किसी बैंक का आपका अकाउंट होल्ड है, किसी बैंक में आपका लोन अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, उसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट है, तो वो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर, बिना किसी आर्बिट्रेशन अवार्ड के होल्ड कराया जा सकता है। एक कभी कभी आपको NBFC बैंकों के नोटिस आते हैं और उसमें लिखा रहता है कि आपका सैलरी अकाउंट हम अटैच करा रहे हैं, हम आपका सेविंग अकाउंट होल्ड करा रहे हैं, फ्रीज करा रहे हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि केवल उनका ऐसा नोटिस जारी कर दिए जाने मात्र से आपका कोई भी अकाउंट होल्ड नहीं होता है, क्योंकि आपका लोन NBFC में है और आपका जो सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है वह बैंकों के अंदर होता है, जिसे डायरेक्ट होल्ड, लीन या फ्रीज नहीं किया जा सकता है। एक ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो होता है, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर सेक्शन 17 का इंट्रीम अवार्ड करके वह बैंक को सीधे उसकी कॉपी भेज देते हैं और बैंक बिना किसी न्यायिक आदेश के आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है। लेकिन यहाँ पर कई एजुकेटेड बैंक मैनेजर, आप ये कहेंगे ये कौन सी भाषा हुई सर कि एजुकेटेड बैंक मैनेजर? बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि आर्बिट्रेटर क्या करता है, आर्बिट्रेटर डायरेक्शन देता है कि इस व्यक्ति ने इस बैंक से लोन लिया या इस NBFC से लोन लिया और इस मैटर में हमारे द्वारा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करके सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर जारी किया गया है, तो हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि आप जो है इस अकाउंट को होल्ड करें, फ्रीज करें इस अमाउंट तक। अब यहाँ पर ये डायरेक्शन है, ऑर्डर नहीं है, और वैसे भी ऑर्डर देने का राइट आर्बिट्रेटर का नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो एजुकेटेड बैंक मैनेजर है, दे नो वेरी वेल, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस पे होल्ड करना नहीं करना हमारी इच्छा पर है, लेकिन कई बार कर भी देते हैं। तो वैसे मैं एक बात कहता हूं कि लगभग जिन साथियों के
लोन डिफॉल्ट है वैसे ही उनके खातों में कोई राशि होती नहीं है, या आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है तो वैसे लोगों के खाते नील हो जाते हैं। अगर आपका अकाउंट नील हो गया तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या लापरवाही हो जाती है कि किसी व्यक्ति का सैलरी अकाउंट है। अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने अपना सैलरी अकाउंट किसी दूसरी बैंक में चेंज नहीं कराया, आर्बिट्रेटर ने अपना इंटरिम अवार्ड पास करके बैंक को भेज दिया कि भाई 10 लाख रुपए का इंटरिम अवार्ड है हमारा, इनके 10 लाख के अमाउंट को होल्ड कर दिया जाए। अब मान लीजिए कि आपके खाते में 1 लाख रुपया पड़ा था। कितना पड़ा था? 1 लाख रुपए। अब अवार्ड कितना हुआ? इंटरिम अवार्ड के अंदर राशि कितनी लिखी? 10 लाख। यानी कि बैंक ने आपके अकाउंट पे लगा दिया 10 लाख का होल्ड, 10 लाख का फ्रीज, 10 लाख का लीन। अब होता क्या है कि जैसे ही ये लगाया आपका अकाउंट चला गया -9 लाख रुपए। अब आपके दिमाग में तनाव शुरू हो गया, पूछो मत, बहुत ज्यादा तनाव। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब क्या होता है कि अगले महीने आपकी सैलरी आई 1 लाख रुपए, तो -9 लाख जो है ना वो हो गया -8 लाख। और आप ये सोचते हो कि आपके खाते में जो 2 लाख रुपए पड़े थे ना, वो बैंक ने उस एनबीएफसी कंपनी को या दूसरी बैंक को दे दिए। ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। यानी कि आपके अकाउंट का बैलेंस हो गया आप 2 लाख रुपए और -8 लाख बैलेंस है। अब 1 महीने बाद फिर सैलरी आई, आपका उधर बैलेंस हो गया 3 लाख और माइनस बैलेंस हो गया आपका 7 लाख। और आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मेरा 3 लाख रुपया जो है आर्बिट्रेटर के इंटरिम अवार्ड से उस एनबीएफसी बैंक को चला गया। तो यहां एक बात ध्यान रख लीजिए कि आर्बिट्रेटर का इंटरिम अवार्ड केवल और केवल आपके बैंक अकाउंट को होल्ड कर सकता है, लीन कर सकता है, फ्रिज कर सकता है, डेबिट फ्रिज कर सकता है। बट क्या वो अमाउंट जो है ना आपकी बैंक उनको देने वाली नहीं है। उसके लिए इनको माननीय सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा और सिविल न्यायालय में जाकर यानी कि आपके जिले की जिला अदालत जो होती है वहां जाना पड़ेगा। बड़े शहरों में कमर्शियल कोर्ट होती है जिसको हम वाणिज्यिक न्यायालय कहते हैं। इसके बाद में बात करूं कि कुछ जिले छोटे होते हैं जहां कमर्शियल कोर्ट नहीं होती है, वहाँ सेशन न्यायालय जो होते हैं वहाँ एप्लीकेशन फाइल होके वो एडीजे कोर्ट में रेफर होती है। अब वहाँ से इनको सेक्शन 9 का ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रख लीजिए ध्यान से, यदि आपका आर्बिट्रेटर हाई कोर्ट के डायरेक्शन से अपॉइंट नहीं हुआ है, यदि आर्बिट्रेटर कंपनी ने खुद अपॉइंट कर लिया है और इस कारण अपॉइंट कर लिया है कि लोन एग्रीमेंट में यह बात लिखी हुई है कि दोनों पक्षकारों के बीच जब विवाद होगा तो एनबीएफसी कंपनी आर्बिट्रेटर की भाषा, आर्बिट्रेटर का स्थान या आर्बिट्रेटर का ट्रिब्यूनल का चयन खुद करेगी। तो ऐसी स्थिति में लोन एग्रीमेंट बना नहीं है, बड़ा है कानून। अक्सर आप लोगों के सवाल होते हैं, मुझे याद आ रहा है 7 जून 2025 को जब हमने महाअभियान चलाया था और हमने इस क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी, तो जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने एक विरोध जाहिर किया था कि लोन एग्रीमेंट में आप साइन कर चुके हो और कंपनियां ये शर्त लगा चुकी है। उस वक्त भी हमने यही बात कही थी कि कानून बड़ा है, आर्बिट्रेशन एक्ट बड़ा है, आर्बिट्रेटर या फिर एनबीएफसी कंपनी का लोन एग्रीमेंट नहीं। और हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट और कुछ कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स के जजमेंट आए तो वही यूट्यूबर आज अपनी बातों से पलटते हुए नजर आए। इसीलिए साथियों ये कहूंगा कि लीगल एक्सपर्ट भी ढूंढो ना तो ऐसा ढूंढो जो अपनी बातों पे स्थिर रहना जानता है, जो कानून की पकड़ जानता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट जो भी होंगे ना वह कानून सम्मत होंगे, विधि सम्मत होंगे और विधि की हर बात कानून की किताबों में लिखी गई है। कोई एग्रीमेंट अलग नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भले ही आपके खाते में 10 लाख का लीन लगा दिया और 10 लाख रुपए आपके इस खाते में पड़े हैं,
फिर भी कंपनी उसको विड्रॉल नहीं कर सकती है और आपकी बैंक उनको ट्रांसफर नहीं कर सकती है बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर, नहीं तो बैंक मैनेजर भी उल्टे लटका दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अब आपके दिमाग में ये बात शुरू हो गई कि सर आर्बिट्रेटर ने तो अवार्ड करके हमारा अकाउंट होल्ड करा दिया, तो अकाउंट होल्ड करने से उनको पेमेंट नहीं मिल जाएगा, करना तो उनको आपके साथ सेटलमेंट ही है। भले ही उनको पता है कि आपके खाते में 10 लाख पड़े हुए हैं, लेकिन उस खाते में होल्ड है, वो तो होल्ड हटेगा नहीं जब तक कि आपका लोन क्लोज नहीं होगा और आर्बिट्रेटर उसको मेल नहीं करेगा। अगर वैसे तो देखा जाए इलीगल आर्बिट्रेशन में आप बैंक को डायरेक्ट नोटिस भेज के अपना खाता खुलवा सकते हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकारों के लिए आपको जानना पड़ेगा। हमने बैंक आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में बैंकों को कैसे नोटिस भेजते हैं इसका भी ड्राफ्ट हमने बना रखा है, जो कई साथियों को हमने दिया हुआ है, जिन्होंने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अपने बैंकों को पहले ही भेज दिया और बैंकें उसका जवाब भी नहीं दे पाई। ध्यान रखिए साथियों, वैसे तो कई साथी अपना अकाउंट वगैरह चेंज कर लेते हैं तो ये सारी बातें आती नहीं है, लेकिन यदि आपके खाते में 10 लाख भी होल्ड हो गया है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी सेटलमेंट 2 लाख में, 1.5 लाख में, 2.5 लाख में होगा, क्योंकि अकाउंट तो फ्रीज पड़ा हुआ है। अब उस अकाउंट का पैसा लेने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 9 की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 9 की कार्रवाई में बैंक तब जाएगी जब आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहते हैं एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय से हर नोटिस का जवाब दिया करो, जो विधि सम्मत हो, जो कानून सम्मत हो, आपको उनका जवाब देना जरूरी है साथियों। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि यदि आपका बैंक खाता लीन हो गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 महीने 3 महीने आपका खाता नहीं खुला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक बेनिफिट बताऊं आपको, यह भी किसी यूट्यूब चैनल पे सुनने नहीं मिलेगा। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में कहा था, 138 का मामला था कि एक अकाउंट यदि फ्रीज है और उस अकाउंट में यदि कोई ईसीएस प्रेजेंट हो रहा है, कोई चेक प्रेजेंट हो रहा है और चेक बाउंस हो रहा है, अब ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति चाहता तो चेक बाउंस या फिर ईसीएस बाउंस, क्योंकि उसकी क्षमताओं से बाहर है, वो खाता जो है उसके नियंत्रण से बाहर है। अब आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, आपके अकाउंट पे लीन लग गया, या आपके खाते में 1 रुपया नहीं है लेकिन आपके खाते में लीन लग गया। अब ऐसी स्थिति में कोई ईसीएस हिट हो रहा है, कोई चेक बाउंस हो रहा है और आपको चेक बाउंस का नोटिस आ गया, आपके जवाब में नोट में सिर्फ इतना लिखना है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड या फिर न्यायिक आदेश या किसी कारण से मेरा बैंक खाता होल्ड है। ऐसी स्थिति में बैंक खाता मेरे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी स्थिति में खाता मेरे नियंत्रण में नहीं होने से 138 एनआई एक्ट या फिर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत अपराध का प्रसंज्ञान या आरोप नहीं बनता है। तो ये बेनिफिट भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर अकाउंट लीन हो गया और अकाउंट अगर आपका ओपन नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में सेक्शन 25 138 के अंतर्गत यदि कोई कार्रवाई, यहाँ तक कि बीएनएस 316 318 की भी कार्रवाई की जाती है, तो वहाँ केवल और केवल आरोप सारांश यानी कि चार्ज के स्टेज पर ही केस उड़ जाएगा। तो साथियों कहते हैं ना, हर बुरी चीज में भी एक अच्छी चीज छुपी हुई है और यह है नॉलेज की बात। साथियों इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर पोस्ट की जाती है। और एक बात कहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप भी परेशान है ना, तो आज तक की रिपोर्ट है, देश में प्रतिदिन 15 लोग कर्ज के रसातल में डूबकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। गलत मत सोचिए, सिविल स्कोर की परवाह मत कीजिए, भाड़ में गया सिविल स्कोर। मत चिंता कीजिए परिवार और समाज की कि 4 लोग क्या कहेंगे। हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि हर दलदल से निकलने का एक रास्ता जरूर होता है, लेकिन उसके लिए एक सहारे की जरूरत है। ये नहीं कि उठपटांग हाथ मारे जाए।
कल के वीडियो में एक बात शेयर की थी, आपको याद होगा कि एक यूट्यूब पर वीडियो देखकर एक व्यक्ति साथी जो हमसे जुड़े, कल दीपावली के दिन ऑफिस आए, मुलाकात की, 199 रुपये में नोटिस बना के ले रहे थे वो। और देखा जाए तो सेक्शन 25, 138 NI एक्ट, BNS 316, 318 और आर्बिट्रेशन, प्रत्येक नोटिस में जवाब क्या दिया जा रहा है? मेरी माली हालत खराब है, मैं पैसे नहीं भर सकता हूं, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। ऐसे लोगों से बचे। प्रायर नोटिस में भले आप ये चीज मेंशन कर लीजिए, लेकिन चाहे सेक्शन 25 हो, 316, 318 हो या आर्बिट्रेशन हो, ये बचाव नहीं है। कानूनी तथ्यों का जवाब कानूनी तथ्यों के आधार पर दिया जाता है। या ध्यान रखना कि जब सामने से ब्रह्मास्त्र आता है तो आपके तुनीर के तीर उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र के लिए सामना ब्रह्मास्त्र को करना पड़ेगा। सेक्शन 25 के रिप्लाई के लिए सेक्शन 25 का ही क्रॉस कंटेंट चाहिए, 138 के रिप्लाई के लिए 138 का क्रॉस रिप्लाई चाहिए। और आर्बिट्रेशन के मैटर में कई हमारे वकील साथी भी कहते हैं कि आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन एक बार ही देना होता है और आप वकील के माध्यम से दे सकते हो। मैं हाथ जोड़ के सभी साथियों को कहता हूं कि आपने कभी आर्बिट्रेशन नोटिस को तरीके से पढ़ा ही नहीं। कभी आप पढ़िए उसको, उसमें लिखा है कि यदि आप अपने एडवोकेट की ओर से, अपने लॉयर की ओर से, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से एपीएल होना चाहते हैं तो आप उनका वकालतनामा पेश करें। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन खुद के नाम से ही किया जाता है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसने पिछले 1 साल के अंदर 8000 लोन अकाउंट्स के मामूली अमाउंट पे सेटलमेंट का रास्ता प्रशस्त किया है। अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप खुद देख सकते हैं। साथियों, बैंक अकाउंट होल्ड हो भी जाता है तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि हर नोटिस का जवाब समय पर दिया कीजिए और उसमें कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। और सैलरी अटैच हो गई, पैसा उधर चला जाएगा, ये सारी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। आर्बिट्रेशन एक डर है, आर्बिट्रेशन एक खौफ है, लेकिन वो कब तक है? जब तक कि आप कानूनी आधारों पर उन पर आपत्ति नहीं दे देते। इसी के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पर बने रहे। कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिएगा। फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि कंटेंट अच्छा है तो आप खुद करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।